अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हुए क्यों डिफरेंट कंपनीज़ में और डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं और डिफरेंट कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं। फिर साथ ये भी देखेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है डिफरेंट सेक्टर्स और कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करने के लिए वाइल आई एम इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही ब्रीफली डाइवर्सिफिकेशन असल में होती क्या है कि आप जब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बजाय डिफरेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, और इसी तरह किसी भी सेक्टर की किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय डिफरेंट मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब देख लेते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी रीज़न्स में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स मुख्तलिफ टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स पे मुख्तलिफ टाइमों पे गवर्नमेंट के टैक्सेस लग जाते हैं, फिर इंपोर्ट पे बैन्स लग जाते हैं। फिर जैसे फर्टिलाइज़र का सेक्टर है वो क्रॉप की टाइमिंग्स से जो है वो अफेक्ट होता है। मसलन गंदम वगैरह जब काश्त हो रही होगी और कपास की शायद काश्त के वक्त वो थोड़े से ऊपर उसकी सेल्स चली जाए और जो दूसरे क्वार्टर्स हैं उनमें शायद वो नीचे चली जाए। इसी तरह पावर सेक्टर का अपना है। फिर इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में फिर ये हो सकता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस की बेस पे जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो मार्केटिंग कंपनीज़ के मार्जिन्स भी प्राइस के साथ बढ़ जाते हैं। इसी तरह फिर जो इकोनॉमी है उसकी बेस पे भी मुख्तलिफ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म और आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन इकॉनमी अगर डाउन है तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है, फिर लग्जरी आइटम्स शायद ना बिकें। फिर इसी तरह अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान में तो काफ़ी कुछ होता रहता है। जैसे अब इंटरनेट आजकल उससे गवर्नमेंट ने छेड़छाड़ की भी है, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है वो रुकी हुई हैं, शायद उससे थोड़ा आईटी सेक्टर अफेक्ट हो जाए। इसी तरह डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक साइकिल्स का जो है वो अफेक्ट आता है डिफरेंट सेक्टर्स पे। जैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं और उसका अफेक्ट ज़ाहिर है करेंसी पे होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी जब हमारी करेंसी डाउन होगी, तो उस वक्त गवर्नमेंट शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और उन दिनों फिर चीज़ें ज़्यादा बैंक्स के लिए फेवरेबल होंगी, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। और इसी तरह उन दिनों में जो सीमेंट्स और स्टील से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वो ज़रा डाउन आ जाएंगे क्योंकि इकॉनमी में ग्रोथ रुकी भी होगी। इसी तरह जिन दिनों गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू करेगी तो फिर शायद बैंक्स के जो मार्जिन्स हैं उतने ना रहें, और उसके मुकाबले में डेफिनेटली सीमेंट, स्टील और दूसरे ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर्स के मार्जिन बढ़ जाएं। इन सब को कोप करने के लिए आपको डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि किसी एक वजह से, मसलन इंपोर्ट बैन्स की वजह से अगर गाड़ियों की सीकेडी किट्स नहीं आ रही या गाड़ियां इंपोर्ट करने पे बैन लगाया हुआ है ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ज़्यादा डाउन ना जाएं, तो फिर उन दिनों ज़ाहिर है जिन लोगों ने जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ होगा उनके लिए ज़रा चीज़ें डिफरेंट होंगी। और इसी तरह जब ये इंपोर्ट बैन्स खुल जाएंगे तो शायद उसी सेक्टर की कोई लोकल कंपनी जो है शायद उसके लिए चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव ना रहें। और इसी तरह जैसे ऑयल एंड गैस एंड डिफरेंट हर सेक्टर के डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, तो बात यह है कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो डाइवर्सिफाई ज़रूर करना चाहिए। किसी एक दो अच्छे सेक्टर्स को लेके कि इनका अच्छा रिटर्न है तो वो ये नहीं कि हमेशा अच्छा रिटर्न हो। विद इकोनॉमिक साइकिल्स, गवर्नमेंट के टैक्सेस और मुख्तलिफ रेगुलेशंस की बेस पे डिफरेंट सेक्टर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक सेक्टर की किसी एक कंपनी में करने के बजाय डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज आइडेंटिफाई करें और उनमें आप इन्वेस्ट करें। अब इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक कंपनीज में भी आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। किसी एक ख़ास टाइम पे आपको शायद लग रहा हो कि किसी सेक्टर की एक कंपनी बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए चेंज हो सकती हैं। उसमें उसकी मैनेजमेंट का मसला हो सकता है, गवर्नमेंट का मसला हो सकता है, और सेल्स वगैरह ऊपर नीचे जा सकती हैं इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से। तो अब जब एक सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करेंगे तो एक कंपनी के साथ कुछ अनफेयर होता है या उनकी अपनी मैनेजमेंट की ख़राबी की वजह से कुछ होता है, तो आपको दूसरी कंपनी जो है कवर अप कर लेगी। इसकी रीसेंट एग्जांपल जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अचानक कुछ अर्सा पहले जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है उसको गैस की जो प्राइस, रॉ मटेरियल गैस होता है फर्टिलाइज़र के लिए मेन, उनको गैस की प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी एफएफसी के अगेंस्ट। तो यही हुआ कि सडनली जो एंग्रो फर्टिलाइज़र ज़्यादा डिविडेंड्स दे रही थी, ज़्यादा अर्निंग्स कर रही थी, उनकी अर्निंग्स एकदम प्लमेट हुई
और एफएफसी जो है उनकी अर्निंग्स बढ़ गई और उन्होंने डिविडेंड्स भी जो कि हमेशा एग्रो फर्टिलाइज़र से कम देते थे, एग्रो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा देने शुरू कर दिए। और इसकी डिस्टेंट एग्जांपल, एक पुरानी एग्जांपल हम देखते हैं, वो है दीवान फारूक मोटर्स की। उनकी एक प्रोडक्ट थी होंडा सेंट्रो, काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी, बहुत अच्छी सेल्स थी उसके पाकिस्तान में। उसको उनको कंटिन्यू करना चाहिए था क्योंकि वो सुजुकी की जो गाड़ियाँ थीं उनकी बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी उसके अगेंस्ट कुछ थी ही नहीं। वो अगर उसको कंटिन्यू करके रखते और चला के रखते अपना प्लांट वगैरह, और इवन वो जो होंडाई i10 और i20 उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बाहर की मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते तो सुजुकी कभी मुमकिन ही नहीं था कि उनके साथ मुकाबला भी कर सकता उनकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपनी वो एक चली हुई मार्केट को तबाह किया, जिस वजह से भी उस वक्त उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी, जबकि जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी थी वो भी उनकी गई। तो एक टाइम पे जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो ज़ाहिर है उनका स्टॉक अच्छा जा रहा होगा, और दूसरी कंपनीज उसी सेगमेंट की शायद वो इतनी अच्छी ना जा रही हों, लेकिन जब वो मार्केट से आउट हो गए तो फिर जो उनके कंपेटिटर्स थे सुजुकी, उनको डेफिनेटली एडवांटेज मिला होगा। आप लोगों की मजबूरी थी कि वो सुजुकी की प्रोडक्ट्स ही खरीदें। इस तरह कोई एक कंपनी किसी भी वजह से अप डाउन हो सकती है, इसलिए ना सिर्फ सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें बल्कि कंपनीज के अंदर भी डाइवर्सिफाई करें। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसी तरह हर सेक्टर के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जिसकी वजह से कोई कंपनीज जो हैं वो किसी भी वक्त ऊपर नीचे हो सकती हैं। अच्छा, मेरी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो मैंने सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर उसके बाद पावर सेक्टर में एंटर हुआ मैं, फिर उसके बाद और डिफरेंट सेक्टर्स जैसे बैंक्स, और फिर ऑयल एंड गैस, और फिर व्हीकल्स, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैंने डाइवर्सिफाई किया है अपने उसको। तो इसी तरह जो फर्टिलाइज़र सेक्टर था उसमें मैं सिर्फ सबसे पहले एग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो स्टॉक मैंने ख़रीदा हुआ था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी डिविडेंड बेस्ड थी और बोनसेस बेस्ड थी। बोनसेस बल्कि बाद में जब मैं गया ना उसमें क्या कहते हैं ऑटो सेक्टर में, तो उसमें मैंने देखा कि MTL का जो है वो काफ़ी अच्छा बोनस देते हैं। तो फिर मैंने बोनसेस को भी अपनी उस स्ट्रैटेजी में इंक्लूड किया। सबसे पहले मैं सिर्फ डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा था। वो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कभी ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे भी चले जाते हैं स्टॉक्स, और जब नीचे जाते हैं तो वो सालों तक नीचे रहते हैं। तो उन सालों में मैं चाह रहा था कि जब सालों वो नीचे रहें तो कोई कंपनीज ऐसी हों जो कुछ ना कुछ आउटकम तो मुझे आ रहा हो ना, अगर उसकी प्राइस नीचे भी है तो उसके डिविडेंड्स आ रहे हों, ताकि वो जब इकोनॉमी ज़्यादातर नीचे रहती है तो तब भी उसका कुछ फ़ायदा हो। तो मेरी डिविडेंड बेस्ड स्ट्रेटजी थी, जिसमें बाद में अब उसको डिविडेंड एंड बोनस मिक्स जो है ना वो स्ट्रेटजी कह सकते हैं। तो उसकी बेस पे फिर मैंने हर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज देखी। अब जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर में मेरे पास सिर्फ एग्रो फर्टिलाइज़र थी, लेकिन बाद में मैंने FFC देखी, और फिर क्योंकि उसका डिविडेंड कम था एग्रो फर्टिलाइज़र से, तो शुरू में मैंने वो नहीं ली, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि चीज़ें चेंज होती हैं कंपनीज़ के लिए और सेक्टर्स के लिए। तो फिर मैंने FFC भी साथ साथ लेनी शुरू की। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि रिसेंटली जब अचानक से एग्रो फर्टिलाइज़र ने बहुत कम डिविडेंड दिया, तो कवर अप जो है उसको फौजी फर्टिलाइज़र ने किया है, क्योंकि उन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं और उनकी गैस प्राइस कम थी, तो उसकी वजह से उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं एग्रो फर्टिलाइज़र की निस्बत। तो वो एक पे ऑफ कर गई ये चीज़। इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स में भी डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, तो उनमें एंटर होना चाहिए। अब डाइवर्सिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि जो भी सेक्टर या कंपनी आपके सामने आए आप समझें कि इसके अंदर भी जाना है। कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान में अच्छे परफॉर्म कर ही नहीं रहे कई सालों से, 5 से 10 साल हो गए। उसकी एक एग्जांपल है इंश्योरेंस सेक्टर। उसको मैंने देखा था कि वो उनके एक तो आउटकम्स ही बहुत कम है, अक्सर ज़्यादातर नुकसान में रहते हैं, और अगर उनको फ़ायदा हो भी तो इतने डिविडेंड्स वगैरह भी नहीं दे रहे। तो इंश्योरेंस सेक्टर से मैं दूर ही रहा हूँ। 5 से 6 सेक्टर्स में मैंने अभी इस टाइम पे डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन का भी मतलब ये नहीं है कि हर उसमें एंटर हो जाएं, एंटर होते हुए देखें, कंपनीज़ को भी देखें, लेकिन फिर जो अच्छी कंपनीज़ हैं अपने आप की अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, जैसे मेरी बोनस और डिविडेंड बेस्ड स्ट्रेटजी थी, आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, तो अपनी उस स्ट्रेटजी के मुताबिक डिफरेंट कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करें। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ज़रूरी है। आप किसी एक दो अच्छे सेक्टर या हर सेक्टर में किसी एक अच्छी कंपनी पर भी नहीं रिलाई कर सकते। किसी भी सेक्टर में एटलीस्ट 2 कंपनीज़ आपकी होनी चाहिए, चाहे उसको आप इमीडिएटली ना करें। शुरू में कैपिटल कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा बढ़ाता है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं तो आप उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। इवन मैंने कुछ ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई की कि मैं किसी एक सेक्टर में
एक कंपनी का टारगेट कर रहा था कि इसके मेरे पास इतने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स होने चाहिए, लेकिन मैंने साथ देखा कि ये दूसरी कंपनी भी अच्छी है, इसमें मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो उसका सिर्फ एक शेयर मैंने लेके रख लिया कि वो एक शेयर मुझे हमेशा जब मैं अपना पोर्टफोलियो देखूंगा ना तो वो मुझे याद दिलाता रहेगा, अच्छा ये भी कंपनी है, इसमें मैंने इरादा किया था डाइवर्सिफाई करने का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल साथ साथ बढ़ा तो उसको भी फिर मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप रिसर्च साथ साथ करते रहें, चाहे आप उसमें कैपिटल उस वक्त नहीं है लेकिन आप उसका एक शेयर लेके रख दें और बाद में उसी की बेस पे फिर वो आप जब बाकियों को बढ़ा रहे हों तो शायद आप एक के जो है वो 1000 शेयर्स खरीदें, फिर उसका आपको अच्छा ये एक पड़ा हुआ है, एक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चलो 10 कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको 100 कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको 1000 कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है याद रखने के लिए। तो इस तरह के डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को ज़रूर प्रेस करें और फिर इर्द गिर्द भी मैं रिलेटेड वीडियोज़ लगा दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।